तो हम लोग जो है कल जो स्टार्ट किए थे वो कहाँ से स्टार्ट किए थे? कल हम लोग स्टार्ट किए थे, सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, है ना? हेलो। हाँ, चल हेलो, मेरा क्या आपकी आवाज आ रही है? अच्छा चलिए ठीक है। तो एक चीज मुझे बताए कि यहाँ पे एक पोर्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड देयर डिफिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जहां पे आप किसी कॉस्ट को एकुमुलेट करते हैं। क्या करते हैं? एकुमुलेट करते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बोला कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड एज द रिसोर्सेज। Cost objects are defined as a resources or activity that serves as the basis of management decision. Cost objects require the separate cost measurements and may be product line, department, geographical territories or any other classification that aids in decision making. तो अब यहाँ पे जब हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, वो इस तरह से आपका रिस्पॉन्स करता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हम्म अब बोलता है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो हमारे पास बहुत ब्रॉडर टर्म है। हम इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट जहां पे हम कॉस्ट को क्या करते हैं? एकुमुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट को एकुमुलेट करते हैं। ठीक है, जहां पे अपने कॉस्ट को लाके एकुमुलेट कर लेते हैं। फिर बोल रहा है कि the integration of the product costing and cost control measurement। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है इसको हम लोग देखेंगे। बोला इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और साथ में कॉस्ट कंट्रोल मेजरमेंट्स एंड द असाइनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज द इफेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये इतना सारा जो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डिफिनेशन डिफाइन किया गया, ये अभी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम के लिए जो जरूरी है वो ये है कि हमको जो कॉस्ट मिलेगा हम उस कॉस्ट को कैसे जाके समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से। तो सबसे पहले बोला गया कि कॉमन कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर। तो सबसे पहले मुझे जानना चाहिए कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले जो मेरा फोकस पॉइंट होगा वो होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो कोई भी आइटम को जो बनाते हैं और उसका जो इन्वेंटरेबल कॉस्ट होता है, यानी इन्वेंट्री के लेवल पे उसके कॉस्ट को जो लिखते हैं, that is called the product cost. So product cost are all costs related to the manufacture of a product, inventory cost and cost of goods manufactured and sold. प्रोडक्ट कॉस्ट एज द इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट। तो ये कौन सा कॉस्ट होता है? इन्वेंट्रेबल कॉस्ट होता है। तो जो दूसरा कॉस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड कॉस्ट। तो सबसे पहले जो हमको कॉस्ट को समझना है कि कितना हमारा जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, कितना हमारा कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट है। और जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो इन्वेंट्रेबल होता है, यानी कि हम इन्वेंट्री में उसी कॉस्ट को सिर्फ लिख के रखते हैं। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है? इसके अंदर इंक्लूड होता है मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, अब बोल रहा है पीरियड कॉस्ट आर द एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड एंड आर नॉट इन्वेंटरेबल्स। यानी वो खर्चा होएगा ही, आप उसको इन्वेंटरेबल्स यानी इन्वेंटरी में आप इंक्लूड मत कीजिए। तो बोलता है पीरियड कॉस्ट के अंदर में क्या क्या चीज आएगा? बोला सेलिंग आएगा, जीएनडे आएगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आएगा, चाहे इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा, जो भी आ जाएगा वो। ये इस तरह से इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। ठीक है, अब सवाल बनता है
कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है उसके अंदर हमको क्या लेना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही हम प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो बोलता है इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर द स्पेसिफिकली कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमको दो तरीका सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे तो एक एग्जांपल है जिसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और पीरियड कॉस्ट क्या है। तो हमारे डिस्कशन का जो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई वो कोई भी जो कॉस्ट आएगा उसको आपको डिफरेंशिएट करके समझना है कि कौन सा इन्वेंटरेबल है, कौन सा हमारा पीरियड कॉस्ट है। तो सबसे पहले दो डिसीजंस आपको लेने होते हैं जब भी कोई कॉस्ट कंपोनेंट आपके पास आएगा। तो इन्वेंटरेबल कॉस्ट वो होगा जो आपके प्रोडक्ट से एसोसिएटेड कॉस्ट है। ठीक है, अब हमारे पास ये सवाल है, अब हम इस सवाल को पढ़ के अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और हमारा पीरियड कॉस्ट क्या है। तो बोलता है कि वेजेस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉय, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए प्रोडक्ट कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री के वेजेस की एम्प्लॉय है। उसके बाद वेजेज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट होता है ये कौन से टाइप का कॉस्ट होता है, ये जीएनए टाइप का कॉस्ट होता है। कौन से टाइप का कॉस्ट होता है, जीएनए वाला कॉस्ट होता है। ठीक है, फिर बोलता है सेल्स एंड प्रमोशन का कॉस्ट है, ये भी कौन सा कॉस्ट है, जीएनए का कॉस्ट है, यानी कि पीरियड कॉस्ट है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कौन सा है, पीरियड कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कौन सा कॉस्ट है, ये हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो कॉस्ट है वो होता है पीरियड कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट कौन सा, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है वो हमारे लिए प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। और हमारे लिए जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो हमारे लिए कौन सा कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है। तो आप इस सबको फिर से एक बार एनालाइज करिएगा तो आपको पता ये चलेगा कि भाई इसके अंदर एक तो फैक्ट्री के एम्प्लॉय का कॉस्ट, एक तो फैक्ट्री के एम्प्लॉय का कॉस्ट जो है वो हमारे लिए जो है प्रोडक्ट कॉस्ट है, पहला फैक्ट्री वाला कॉस्ट जो है वो। दूसरा हमारे लिए किस चीज का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट। और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट। तो सिर्फ ये तीन कॉस्ट है जो हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा जो भी कॉस्ट है वो हमारे लिए क्या है, पीरियड कॉस्ट है, यानी उसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसको हमारे प्रोडक्शन से अभी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट पे कौन सा, एक कॉस्टिंग में कौन सा कॉस्टिंग हमारे लिए प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, कौन सी कॉस्टिंग हमारे लिए पीरियड कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सवाल था उसको हमने अभी यहाँ पे किया। ठीक है, अब उसके आंसर्स को हम लोग चेक करते हैं। तब देखिए पहला तीन कॉस्ट है वो पीरियड प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसके अलावा जो भी लेफ्ट ओवर कॉस्ट है वो क्या है, हमारा पीरियड कॉस्ट है। ठीक है, अब बोलता है कि कॉस्ट का जो पूल बनेगा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है आर इजिली ट्रेस्ड, यानी आइडेंटिफाई to the cost pool or object as the cost directly relate to that item। यानी कि जैसे ही हमने शर्ट बनाया तो उसमें कपड़ा जो है, उसके बाद इसकी टेलर की सैलरी है या टेलर का जो पे आउट किया आपने वो इमीडिएटली आइडेंटिफिएबल होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो जो है उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है फर्दर वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पे, यानी कि दो तरह के कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट में यहाँ पे लिया गया। पहला तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, दूसरा डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल आर द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल परचेज टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शंस एंड डायरेक्ट लेबर आर द कॉस्ट ऑफ द लेबर दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हो गया बात खत्म। इसको आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे किसी भी प्रोडक्ट से। अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जो इजिली ट्रेसेबल नहीं होते। वो क्या होते हैं, वो इजिली ट्रेसेबल नहीं होते हैं। टिपिकली इनकर्ड टू बेनिफिट टू और मोर कॉस्टफुल, यानी एक ही
एक ही फैसिलिटीज यूज करके आप दो प्रोडक्ट बनाते हैं या एक कॉस्ट को तीन चार जगह में आप अलोकेट करते हैं, तो ये क्या होता है कि एक ही कॉस्ट इनकर करते हैं लेकिन दो तीन कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आप खर्चा करते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब उसके अंदर क्या क्या आइटम है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल में जैसे कोई लूज टूल्स हो जाता है, कोई कंज्यूमेबल्स हो जाता है जो फैक्ट्री के अंदर यूज होता है। फिर उसके बाद होता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब होता है इज द कॉस्ट ऑफ द लेबर दैट इज नॉट इजीली ट्रेसेबल टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मोर ऑफन द टाइप ऑफ लेबर सपोर्ट बट डज नॉट वर्क डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक जॉब, यानी कि इमीडिएटली ट्रेसेबल नहीं होते बट वो उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए या एक से ज्यादा कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए वो काम करते हैं, इसीलिए उनको इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। ठीक है। और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, वो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, उसके अलावा जो कोई कॉस्ट है वो हमारे लिए अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया फैक्ट्री का रेंट और फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ 3 या 4 चीजें ही पढ़ी हैं। पहली चीजें पढ़ी कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, फिर दूसरी चीजें हमने पढ़ी पीरियड कॉस्ट क्या होता है, फिर हमने बोला डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो आप इजीली प्रोडक्ट में ट्रेस कर सकते हैं, उसके हमने 2 एग्जांपल पढ़े, लेबर और मटेरियल। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो रहा है कि ये भी यूज हो रहा है बट ये क्या हो रहा है, एक से ज्यादा कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये खर्चे लगते हैं, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। इनके भी 3 एग्जांपल हमने पढ़े, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड यानी अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। अभी जो आपका जो 10 मिनट पहले का डिस्कशन था कि प्राइम कॉस्ट क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो मटेरियल आती है, दूसरी आपकी लेबर आती है। तो जो आपने डायरेक्ट कॉस्ट खर्च किया है वो आपका प्राइम कॉस्ट है। अब क्या होता है, अब आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल के ऊपर जो आप एफर्ट्स लगाते हैं, तो एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है, तो वो दोनों कंपोनेंट को जब आप ऐड कीजिएगा तो वो आपके लिए कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू आता है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है, जो पीछे हमने सवाल किया जो पढ़ा उसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। हाँ जी भाई बोलिए, यही था ना? जी महाराज भाई। हाँ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉस्ट बिहेवियर के हिसाब से, तो कल हमने पढ़ लिया था वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, फिक्स्ड वेरिएबल के बारे में, टोटल कॉस्ट के बारे में, ये हमने बहुत डिटेल में कल पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल किया था जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और मिक्स्ड कॉस्ट क्या है। ठीक है। रेलिवेंट रेंज का मतलब वो भी हमने बता दिया, एक पर्टिकुलर रेंज जिसमें आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, फिक्स रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कीजिएगा तो आपके कॉस्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फिर हमने उसके बिहेवियर्स के बारे में पढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो वैरी करता है, जैसे जैसे आप यूनिट प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा वैसे वैसे उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप अपने यूनिट का प्रोडक्शन कम करेंगे उसकी ओवरऑल उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो इस तरह का उनका क्या होता है, एक महाराज रिलेशन। भाई मटेरियल में कौन सा कॉस्ट आता? मटेरियल मटेरियल होता है, उसमें कौन सा कॉस्ट चाहिए होता है? नहीं वैसा नहीं महाराज भाई, सपोज हम एक फैक्ट्री का जैसे वो देखे थे, हाँ उसमें उसमें कटिंग का कॉस्ट, वो बैलेंस शीट देखे सो बोल रहे हैं हम आपको, हाँ बोलिए। वो कटिंग, हाँ फिर फिनिशिंग का एक जीएल था, हाँ कटिंग का एक जीएल था, हाँ और उसके बाद प्रोसेसिंग का एक जीएल था। हाँ। तो कटिंग का जीएल जो होगा, कटिंग क्या है, प्रोडक्ट है या सर्विस है? उसको कटिंग देने का। कटिंग क्या है, कोई एक एक्टिविटी है या कोई रॉ मटेरियल है या सर्विसेज है या प्रोडक्ट है? वो अब सपोज आप सूट ले लो, सूट अगर कटिंग हुआ तो जैसे अरे भाई देखिए, सूट में 2 पोर्शन है, पहले मेरी बात सुनिए। सूट जी है तो सूट में सबसे पहले कपड़ा है जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जी, तो वो कपड़ा मेजर को है वो। गुड्स बोलेंगे आप। ठीक है। जी और कपड़ा को कट करने के प्रोसेस को कटिंग बोलेंगे, जो कि आपके लिए वो लेबर हो जाएगा, वो जी मटेरियल नहीं है, वो सर्विस है। तो दोनों के नेचर और बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा।
मगर बास कटिंग में जैसे आपको जैसे यानी कि सपोज कैसे समझो कोई अगर ये प्लास्टिक की फैक्ट्री रही मेरा भाई, तो तो उसमें तो उसमें उस एक शेपिंग एक जगह होती है, एक शेपिंग एक जगह होती है, तो पूरा वो मटेरियल ही होता है पूरा, मतलब इन द एंड। तो देखिए मटेरियल हुआ ना, तो वो तो रॉ मटेरियल में चला गया। अब मटेरियल के कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसके लिए एफर्ट लगा, तो एफर्ट जो डायरेक्ट लगा वो लेबर कॉस्ट लग जाएगा। अगर कोई मशीन के थ्रू लगा और चार पांच प्रोसेस साथ में एग्जीक्यूट हुआ तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। पर अब देखो आप सूट में बटन्स भी आते हैं, तो वो तो डायरेक्ट मटेरियल में आते हैं नहीं नहीं, वो। बटन्स जो होते हैं वो कंज्यूमेबल्स हैं, वो बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड में आ जाते हैं। अब फिर आप ओवन ले लो, आप ओवन में भी जैसो आप देखो अंदर जैसो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता ओवन है? के साथ ओवन के साथ आता पर है आप जाली वगैरह आती ना मेरे भाई। नहीं नहीं, पर ये बताएं, जब आप ओवन बना रहे हैं या ओवन बेच रहे हैं, पहला तो सवाल। मटेरियल कैसा वो तो अच्छा था, वो बोल रहे हैं आप आपको। अपन अपन बना दें। ओवन बना रहे हैं, ठीक है, तो ओवन का प्राइमरी मटेरियल क्या होगा? आयरन होगा। जी आयरन है। दूसरा जी ग्लास होगा, क्योंकि उसमें ग्लास जी। कटर चाहिए होता है। तीसरा हो सकता है कि कोई और मटेरियल होगा, शायद हमको नहीं पता, कॉपर भी हो सकता है। तो ये तीनों का चारों जो चीज है, ये तीन चीज है, ठीक है, ये तीनों चीज मटेरियल के कैटेगरी में आएगा। अच्छा, जो मेन चीज है वही आएगा, यानी कि अगर वो स्क्रूस ये वो वगैरह अच्छा, ये सब स्क्रू जैसे। आ गया, या फिर उसको फिटिंग करने का, या उसका फ्रेम आ गया, या कुछ आ गया, वैसा आ गया, तो उसको कंज्यूमेबल है, वो एकदम इमीडिएट, एकदम आइडेंटिफिएबल अगर नहीं है तो उसको क्या रखेंगे? उसको कंज्यूमेबल्स में रखेंगे। और वो भी जी प्राइमरी प्रोडक्ट है, बट उसका कोई कैटेगरी मेंटेन नहीं करेंगे, उसको कंज्यूमेबल में डाल के छोड़ देंगे, नहीं तो कितना सारा जीएल बनाइएगा। जी। तो वही मटेरियल कैसा पहचानना वो बोल रहे मेराज में। अगर ये लोग बाज वक्त जैसे मेराज भाई ये इसके साथ ये सारे तीन चार एक्स्ट्रा चीजें भी देते, देखिए मेराज भाई ओवन के साथ कुछ ट्रे वगैरह ये वो सब बना दी, तो अब वैसा प्रोडक्शन नहीं, पर चेंज हुआ, समझे स्प्रे लाइन ऑफ बना, प्रोडक्शन चेंज हुआ। मान लीजिए कि जी वो स्प्रे बना रहे हैं, तो वो ओवन और स्प्रे दो अलग अलग प्रोडक्ट है। उसके देखिए प्रोडक्ट जो है, ट्रे 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 मेराज भाई हाँ, ट्रेस तो ट्रेस ट्रे आते तो हैं ले वो। लिया ना, ट्रे तो हमने ले लिया, कॉपर का होगा या आयरन का होगा, तो जी आयरन के साथ ही वो इंक्लूड हो गया ना, ठीक है। अच्छा, मटेरियल में जाएगा ये सब। हाँ, वो मटेरियल में जाएगा। अब उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है, डब्बे का डिफरेंट शेप होगा, ट्रे का डिफरेंट शेप होगा, पर उसका प्राइमरी मटेरियल तो आयरन है ना। अच्छा हम्म, जी। ठीक है। तो इसके तो बिहेवियर, हाँ क्या बोले? जी, और कटर में भी मेरा भी बाजू कटिंग जो फ्रूट्स कटिंग रहते हैं नया वेजिटेबल कटिंग में, हाँ, उसके साथ भी तीन चार किस्म के आते, देखिए मेराज भाई। जैसे कि कटिंग फ्रूट कटिंग फ्रूट या वेजिटेबल कटिंग, कटिंग में। अरे भैया, तो फ्रूट कटिंग में प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट्स है। अब जी फ्रूट्स जो फ्रूट से। है, फ्रूट्स है, हो गया। पहले फ्रूट कटिंग की कॉस्टिंग क्या होगी? प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट है। अब मान लीजिए कि फ्रूट का जो मिक्सचर बन रहा होगा, उसमें बनाना होगा, एप्पल होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, ग्रेप्स होगा, या फिर कोई और आइटम होगा, तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल की तरह कंसीडर होंगे। और बाकी जो उसके कटिंग करने का प्रोसेस और उसकी प्राइमरी पैकेजिंग का प्रोसेस, प्राइमरी पैकेजिंग अगर आपको रॉ मटेरियल में डालना है आप डाल सकते हैं, नहीं तो कंज्यूमेबल में डाल दीजिए, जो उसको डब्बा में पैक करते हैं, ठीक है। जी फिर वही उसके वही वही बाद पूछ रहे तो कटिंग ये। करने का जो प्रोसेस है वो तो उसका लेबर एफर्ट का प्रोसेस है ना, एफर्ट है, वो एफर्ट जो होगा वो लेबर के साथ क्लासिफाई हो जाएगा। नहीं मेरा तो हर जगह नहीं होता ही है, क्योंकि हम देखे बहुत जगह पैकिंग जो है ऑटोमेटिक रहती, मशीन से होती पैकिंग। अरे भाई, तो फिर उसको ओवरहेड में डालेंगे, प्राइमरी ओवरहेड में डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा ओवरहेड में डालेंगे। अगर लेबर नहीं है तो जबरदस्ती लेबर नहीं डालेंगे ना, फिर वो मशीन से अच्छा हो रहा है तो मशीन का जो कॉस्ट होगा वो ओवरहेड में चला जाएगा। अच्छा वैसा। अच्छा, तो वही ओवरहेड, ये समझना चाह रहे थे जी। ओवरहेड में भी जो लगता है, अगर आप सिर्फ एक मशीन पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं, सिंगल प्लेस सिर्फ कटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जी उसका कोई यूज नहीं है, तो जी उसका डायरेक्ट पूरा उसको जनरल ओवरहेड भी नहीं कंसीडर करेंगे, उसको डायरेक्ट ओवरहेड कंसीडर कर लेंगे उसी प्रोडक्ट का। अच्छा जी अब मान लीजिए कटिंग मशीन लाए, उससे पांच तरह का काम ले लेते हैं आप,
फ्रूट कटिंग जी भी ले लिया, फिर आपने अलग से वेजिटेबल कटिंग ले लिया, या फिर कोई और कस्टमर कोई कटिंग करके सर्विस मांग रहा तो उसको दे दिया, तब वो जनरल ओवरहेड की तरह ट्रीट होगा। जितना जितना पोर्शन उसका टाइम अप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम उसके कॉस्ट को अलोकेट किया जाएगा। वो सब आप पढ़ेंगे, अभी बहुत जी बेसिक लेवल पे अभी आप है, वो सब जी पढ़िएगा, नेक्स्ट में सब जी है। तो वेरिएबल ओवरहेड का नेचर भी हमने कल डिफाइन कर दिया, फिक्स का डिफाइन कर दिया, मिक्स का यानी सेमी वेरिएबल भी हमने कल बहुत डिटेल में डिफाइन कर दिया था। ठीक है, फिर मैंने सारे ग्राफ्स हमने डिफाइन किए थे। अब हमने बोला था कि अगर मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर कॉस्ट दिया हुआ है, तो ठीक है, अब मुझे एनालाइज करना और समझना है कि उसके अंदर में कितना वेरिएबल है, कितना फिक्स्ड है। तो यहाँ पर एक काफी अच्छा सा एग्जांपल है, और इस मेथड को बोलते हैं लो हाई मेथड। ये मेथड, जिस मेथड को यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर कॉस्ट स्ट्रक्चर में कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। तो सबसे पहले कोई भी कॉस्ट को समझने के लिए आपको कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। अब ये बी जो है वो क्या है, ए क्या है वो भी बता दे रहे हैं। तो जो है हमारे पास ए जो है वो हमारे लिए फिक्स कॉस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? फिक्स कॉस्ट की फिक्स तरह। कॉस्ट ठीक है, और बी एक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें जो बी है वो है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। बी जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो एक्स है वो यूनिट प्रोड्यूस्ड है, तो जितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतनी उसकी कॉस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, जिस एग्जांपल्स में मुझे कैलकुलेट करना है कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा और फिक्स कॉस्ट क्या होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का डेटा है हमारे पास। तो जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है। ये कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो जनवरी में बोला 1200 यूनिट बनाए थे, 9,000 रुपए का खर्चा लगा था। फिर फरवरी में 1000 टोटल यूनिट कॉस्ट बनाए थे बोले तो तो आप वो ए 8,450 प्लस रुपया बी एक्स है खर्चा ना लगा मेरा था। में। मार्च में 1050 बनाए तो 8,600 का, तो इस तरह उसने बना लिया। अब मुझे दो चीजें पता करनी है, सबसे ज्यादा कितना यूनिट हमने बनाया और सबसे कम कितना यूनिट बनाया। तो सबसे ज्यादा जो हमने बनाया वो बनाया 1400, जो कि मई में बनाया। ठीक है, 1400। और सबसे कम हमने बनाया फरवरी में, जो कि 1000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो हाई माइनस लो, कितने का फोर डिफरेंस है? हंड्रेड 400। 400 का, यानी 1400 माइनस 1000 कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 400 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी का टोटल कॉस्ट को चेक कीजिए। तो सबसे ज्यादा जब हाई बनाया तब आपका टोटल कॉस्ट कितना है? 9,550। और आपका लोअर जब यूनिट बनाया तो उसका कॉस्ट आया 8,450। दोनों के कॉस्ट को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका कॉस्ट आया 1,100 रुपया। कितना है? 1,100। तो 1,100 डिवाइड बाई 400 कीजिएगा तो आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा कितने का? 2 रुपया 75 पैसे का। 2 रुपया 75 पैसे का आपका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या निकाला? लोअर कॉस्ट, यानी कि डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लो हाई वैल्यू मेथड। लो हाई लो मेथड्स, हाई लो मेथड्स इसको कहा जाता है। तो जब आपके पास कोई दो कॉस्ट दिया रहेगा, दो डिफरेंट लेवल का, तो आप उसको यूज करके आप एक कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि इसमें पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, ये एग्जाम में आपको आ सकता है। अब बोल रहा है ये वेरिएबल ये एंड फिक्स करंट मार्केट में ओवरहेड ये यूज होता है मेरा एलोकेशन इसमें। यूजिंग द कॉस्ट टाइम पर ड्राइवर। कॉस्ट। हेलो ठीक है, तो पहली बात यह है कि कोई भी आपके पास जब कॉस्ट आएगा हेलो। तो उसको कॉस्ट को क्या करना होता है? हमको अलोकेट करना पड़ता है। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट पे कितना हमारा कॉस्ट आया, तो वो अलोकेशंस के लिए यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अलोकेशन का मेथड क्या क्या हो सकता है। तो बोल रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस अलोकेट हम करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस अलोकेशन हम करेंगे, या तो वो डायरेक्ट लेबर आवर पे कर सकते हैं, इंजीनियरिंग आवर पे कर सकते हैं,
डायरेक्ट लेबर पे कर सकते हैं, मशीन आवर पे कर सकते हैं, यूनिट प्रोड्यूस पे कर सकते हैं। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होगा जो आपके प्राइस को क्या करेगा, ड्राइव करेगा, यानी आपके प्राइस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि हार्डसन हेंडरसन कॉर्पोरेशन इन एनालाइजिंग इट्स वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस to determine the most accurate method for assigning the variable cost each period, Hudson has identified the following variable overhead method। ठीक है, एक्सपेंसेस। तो उसने कोई एक वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस निकाला है। क्या क्या चीज, पहला यूटिलिटी, दूसरा रिपेयर, तीसरा इंस्पेक्शन। अब हमको बताना है कि ये तीन तरह का एक्सपेंस है और तीन तरह के एक्सपेंस को हमको अगर अलोकेट करना है तो हमको कौन सा इसमें से फैक्टर यानी कौन सा बेसिस अप्लाई करना चाहिए। लेबर आवर अप्लाई करना चाहिए, टेस्टिंग आवर्स अप्लाई करनी चाहिए, पर डॉलर स्पेंडिंग करना चाहिए, मशीन आवर करना चाहिए, या यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो बोल रहा है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉस्ट ड्राइवर। हेलो। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई यूटिलिटी है तो यूटिलिटी क्यों आती है, यूटिलिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल। ठीक है, जनरली यूटिलिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो इसकी बिल क्यों आएगी, तो जितना नंबर ऑफ मशीन आवर चलेगा उतना उसने यूनिट कंज्यूम किया और बेस्ड ऑन दैट हमारा यूटिलिटी का बिल आएगा। तो जिस यूनिट ने, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने जितने जितने कॉस्ट को कंज्यूम किया उतने उतने बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन आवर हम उस कॉस्ट को अलोकेट कर देंगे। रिपेयर में भी बोल रहा है कि मशीन आवर हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मशीन जितना यूज होगा उसके हिसाब से उसका रिपेयर कॉस्ट आएगा, क्योंकि जितना मशीन यूज होगा उसकी वियर एंड टियर उस हिसाब से ज्यादा होगी। एक आदमी 4 घंटा गाड़ी चलाता है तो उसके गाड़ी का वियर एंड टियर 4 घंटा के हिसाब से होगा। एक आदमी 16 घंटा गाड़ी चला रहा है तो उसके गाड़ी का वियर एंड टियर 16 घंटा से होगा। फिर बोल रहा है इंस्पेक्शन, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ इंस्पेक्शन का लॉजिक दिया देन इट्स फाइन, अगर नहीं तो आप जितना आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया है और उस प्रोड्यूस यूनिट्स का क्यूसी में यानी क्वालिटी कंट्रोल में जो आपने टाइम स्पेंड किया उसके हिसाब से आप उस पर यूनिट पे कॉस्ट असाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक सवाल था कि ये सारा बेसिस होता है, हम एक कोई भी कॉस्ट या वेरिएबल का आता है तो हम उसको ये इस बेसिस पे उसको क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं यानी असाइन करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का भी कुछ एग्जांपल्स है। तो बोला फिक्स ओवरहेड इज ऑफन यूज्ड। ठीक है, कैसे अलोकेट करते हैं, तो देखिए दो तरीका है इसके लिए। फिर एक तो ये होगा कि आपको पता होना चाहिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होता है, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है। तो अभी हम उसको नेक्स्ट इसमें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो 4-5 एग्जांपल्स है उसको हम समझते हैं। तो बोला गया कि अगर कोई मेरा द एग्जाम्पल ऑफ द अलोकेशन फॉर द फिक्स ओवरहेड, तो कोई भी फिक्स ओवरहेड है अगर हमको अलोकेट करने दे दिया तो हम उसको कैसे करेंगे। तो बोल रहा है कि अगर मशीन आवर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेबर आवर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, अगर वो बजटेड यूजेस के बेसिस पे है। तो अगर कोई यूनिट का अगर कोई सर्विस एलोकेशन है तो हमने जितना यूनिट जिस जिस डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस किया या जिस जिस टाइप का यूनिट प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से हम उसको बांट सकते हैं। फिर बोल रहा है फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। और अगर किसी फैक्ट्री का कोई शेड एरिया में 4 तरह का प्रोडक्शन होता है तो हम जितना उसमें फ्लोर एरिया यूज करेंगे उस फ्लोर एरिया के हिसाब से हमारा फैक्ट्री का रेंट जो होगा प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उन्होंने बोला Henderson company is assigning the fixed overhead to each product. The Henderson has identified the following fixed cost. तो इन्होंने बोला कि फैक्ट्री का रेंट मैंने आइडेंटिफाई किया, तो जो जितना स्क्वायर फीट यूज कर रहा है उसके हिसाब से उसको रेंट शेयर करना चाहिए। डेप्रिसिएशन, या तो जितनी बड़ी, ये किस चीज की है, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन। तो अगेन फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है तो जो जितना फैक्ट्री को यूज कर रहा है यानी जिसकी जितनी एरिया की कवरेज है उस कवरेज के हिसाब से हम उसके कॉस्ट को क्या करेंगे,
स्प्लिट कर देंगे। फिर बोल रहा है फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी, तो फैक्ट्री के ऊपर सुपरवाइजर की जो सैलरी होगी वो डायरेक्ट लेबर आवर के ऊपर, यानी किसी जिस प्रोडक्ट पे जितना लेबर आवर उसका असाइन किया उतना, यानी उसी लेबर आवर के रेशियो में उस फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक सवाल बनता है कि ओवरहेड एलोकेशन कैसे होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई ओवरहेड आया, सिंगल ओवरहेड है, ठीक है, यानी हमको एक पूरा बंच दे दिया, बता दिया कि इस महीने इस पूरे फैक्ट्री को रन करने का कॉस्ट जो है 10,000 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट वाइड या सिंगल ओवरहेड बोलते हैं। यानी कि हमको इंडिविजुअली ड्रिल डाउन नहीं करना है, यानी डिग नहीं करना है। तो बोलता है प्लांट वाइड ओवरहेड या सिंगल ओवरहेड अगर कोई है तो बोल रहा है कि इज टू बी अप्लाइड टू ऑल डिपार्टमेंट जनरल यूजिंग द वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर सच एज द डायरेक्ट लेबर पे हो सकता है। तो जनरली यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर कोई प्लांट्स का जो कॉस्ट है यानी सिंगल जो कॉस्ट है तो हम क्या कर लेंगे, हम उसको लेबर पे उसको बांट सकते हैं, ठीक है। पर ये आसान है समझना कि मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आपने अपने फैक्ट्री के अंदर 3 आइटम बनाया, ए बनाया, बी बनाया और सी बनाया। तो ए बनाया आपने 10,000 यूनिट, बी बनाया आपने 5,000 यूनिट और सी बनाया 5,000 यूनिट। अब आप बताएं कि अगर आपने 15,000 रुपए का आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है तो ए को कितने का कॉस्ट असाइन कीजिएगा, बी को कितना असाइन कीजिएगा, सी को कितना असाइन कीजिएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 15,000 ऊपर में लिखिएगा और उसके डिनोमिनेटर में लिखिएगा 1,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, यानी कि 11,000 से उसको क्या कीजिएगा, आप स्प्लिट कर दीजिएगा। 11,000 से जब स्प्लिट कीजिएगा तो मान लीजिए कि 1 रुपया 30 पैसा या 1 रुपया 30 पैसा के आसपास आपका आएगा पर यूनिट। तो पहले वाले में 1 रुपया 30 पैसा मल्टीप्लाई बाय 10,000 कीजिएगा तो पता चलेगा कि भाई 10,000 का आपका 10,000 से 1 रुपया यानी कि 13,000 रुपया के आसपास आपका, या 1,300 रुपया के आसपास जो है आपका प्लांट ए में यानी प्रोडक्ट ए पे कॉस्ट जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंगल रेट अप्लाई होएगा, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होगा कि आपके पास आपको पता रहेगा कि कौन सा कॉस्ट किस ड्राइवर से इम्पैक्ट होता है, यानी कौन सा कॉस्ट किस ड्राइवर से ड्राइव हो रहा है, रीजन आपको पता रहेगा। तो बोल रहा है द यूज ऑफ ओनली वन रेट विच इज नॉट मे नॉट बी एप्रोप्रिएट फॉर एवरी डिपार्टमेंट। अगर आपने सिंगल रिकवरी रेट अगर लगा दिया हर डिपार्टमेंट में तो वो प्रैक्टिकली सही नहीं हो सकता है। इमेजिन द फैक्ट्री हैज अ 2 डिपार्टमेंट असेंबली एंड इंस्पेक्शन, 2 तरह का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आपका हो सकता है कि असेंबली में कोई प्रोडक्ट ज्यादा टाइम लेता हो, कोई प्रोडक्ट आपका इंस्पेक्शन में ज्यादा टाइम लेता हो। तो अगर आप ब्लैंकेट रेट या प्लांट वाइड रेट या सिंगल रेट लगा दीजिएगा तो आपका कॉस्टिंग ज्यादा आएगा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल ओवरहेड रेट्स निकालने पड़ेंगे। सो द अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर for the assembly may be machine hour, but appropriate cost driver for the inspection may be the labor hour inspections. If machine hour are used is only the cost driver, otherwise should be correctly assigned to the product, ठीक है। अगर आपके पास कोई सिंगल ही यूनिट से कॉस्ट ड्राइवर तो ठीक है, नहीं तो इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्टेड अगर दिया रहेगा तो उसके बेस पे हम उस कॉस्ट को असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये 2 रेट था, एक तो मल्टीपल, दूसरा था प्लांट वाइड या सिंगल रेट। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये सिर्फ इसलिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप आराम से आगे का सवाल कर लीजिएगा। और ये सवाल बहुत जरूरी है, सवाल नंबर 5। तो बोला गया बैनर कॉर्पोरेशंस मैनेजमेंट एस्टिमेट द कॉर्पोरेशंस ओवरहेड, ठीक है। उसने पूरे कॉस्ट के ओवरहेड को क्या किया, कैलकुलेट किया, कितने का, 5 लाख रुपया। मैनेजमेंट कंसीडरिंग दिस टू यूज द प्लांट वाइड ओवरहेड, यानी कि सिंगल रेट यूज करना चाह रहा है, कैसे, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे, ठीक है। द यूज
डिपार्टमेंटल रेट। अब दूसरा बोल रहा है कि पहले तो आप सिंगल निकालिए, फिर आप मल्टीपल में निकालिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंगल। तो 5 लाख हमारा क्या यूज हुआ था? 5 लाख हमारा टोटल ओवरहेड है, ठीक है। अब 5 लाख टोटल ओवरहेड है और डायरेक्ट लेबर हमारा कितना लगा है? डायरेक्ट लेबर लगा है 2500 और 7500। तो दोनों कितना हो गया मिला के? 2500 7500 मिला के कितना हो जाएगा हमारा? 10,000, ठीक है। तो 10,000 से हम इसको क्या कर देंगे? तो हमको पर आवर का रेट निकल के आ जाएगा 5 लाख डिवाइड बाई 10,000, यानी फिर 5 लाख डिवाइड बाई 10,000 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 50 रुपया के आसपास आएगा, जो कि हमारा क्या निकलेगा? हमारा सिंगल रेट निकलेगा। क्या निकलेगा? सिंगल रेट निकलेगा। तो ये हमारा सिंगल रेट निकला। अब सवाल है कि अब हमें सिंगल रेट नहीं निकालने, अब हमें निकालने हैं मल्टीपल रेट्स। क्या निकालने हैं? मल्टीपल रेट्स। तो मल्टीपल रेट्स में उन्होंने बोला कि दो तरह की डिपार्टमेंट्स है। पहला फैब्रिकेशन, दूसरा असेंबली। दो तरह का डिपार्टमेंट है, फैब्रिकेशन एंड असेंबली। क्वेश्चन ने बोला फैब्रिकेशन जो है वो 200,000 का खर्चा करता है, जबकि असेंबली जो है वो 300,000 का खर्चा करता है। तो हमको पता चल गया कि फैब्रिकेशन में कम खर्चा होता है 2 लाख का, असेंबली में खर्चा होता है 3 लाख का, दोनों मिला के 5 लाख हो गया। अब बोल रहा है कि जब हम अगर हमको फैब्रिकेशन का अगर कॉस्ट निकालना है तो हमको उसको मशीन आवर पे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो चूंकि मशीन आवर हमारे पास कितना है? 12,000। तो हम क्या करेंगे? फैब्रिकेशन है 2 लाख का, 2 लाख डिवाइड बाई 12,000 कर देंगे। 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख डिवाइड बाई 12,000। तो देखिए हमारा यहाँ पर से एक कॉस्ट निकल के आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाई 12,000। तो हमारा जो है फैब्रिकेशन का रेट निकल के आ गया $25 पर मशीन आवर। अब बोल रहा है कि असेंबली का जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, असेंबली का जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डायरेक्ट लेबर आवर पे होगा। तो चूंकि डायरेक्ट लेबर आवर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था 10,000, तो 3 लाख डिवाइड बाई 10,000 कीजिएगा तो आपका 30 रुपया निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? सॉरी, 7,500 है क्या? अच्छा, असेंबली डिपार्टमेंट जो है, असेंबली डिपार्टमेंट में कितना? 7,500 लेबर लगता है ना, टोटल नहीं देखना था। हाँ, 7,500 का लेबर लगता है। तो असेंबली 3 लाख के कॉस्ट को 7,500 लेबर आवर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि उसमें सिर्फ उतना ही लेबर आवर लगा है। तो इससे क्या निकल के आ गया कि हमारा 40 रुपए का हमारा क्या निकल के आ गया? पर लेबर आवर का कॉस्ट। यानी असेंबली से जब भी कोई यूनिट गुजरेगा और अगर 1 घंटा उस यूनिट पे काम होगा तो हमको $40 उस यूनिट पे यानी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट अगर फैब्रिकेशन से गुजरेगा तो हर आवर स्पेंडिंग के लिए हम $25 पर मशीन आवर फैब्रिकेशन का उस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी, जो कि बोल रहा है कि बाकी जो है हम सारे काम करेंगे। बोल रहा है द बजटेड ओवरहेड जो हमने ऊपर निकाला हुआ है कितना? 5 लाख का। अब 5 लाख को हमने एक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसके हिसाब से? एक्टिविटी के हिसाब से। कहाँ गया जी? तो इन्होंने बोला कि
हमारे पास जो 5 लाख का खर्च है उसको 3 तरह की एक्टिविटी हुई। पहला कि हमने कॉस्ट यानी हमने लॉजिस्टिक के ऊपर खर्चा किया, मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा किया और पैकेजिंग के ऊपर खर्चा किया, यानी 3 खर्चा। पहला मटेरियल के लॉजिस्टिक पे 80,000 खर्चा हुआ, 3 लाख रुपया मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ और 1,20,000 में पैकेजिंग पे खर्चा हुआ। तो ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 लाख। अब वो खर्चा जो हुआ है वो किस किस के बेसिस पे हुआ है? पहला लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक हमेशा शिपमेंट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉजिस्टिक किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? शिपमेंट के बेसिस पे। तो हमारा शिपमेंट कितना है? 750। तो अब हम जाके देखेंगे पर शिपमेंट के लिए हमको कितना पैसा लग रहा है। मटेरियल कॉस्ट, इन्होंने ओवरहेड का रेट बताया क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ पे इन्होंने अपने ड्राइवर्स डिफाइन कर दिए थे, तो वी विल नॉट यूज आवर ड्राइवर, वी हैव टू यूज देयर ओन डिफाइंड ड्राइवर। बोला कि लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है मशीन आवर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और पैकेजिंग का कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ शिपमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो तीनों हमारे पास ड्राइवर दिया हुआ है। तो जो मटेरियल लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट के ऊपर है, जो कि 0.10 पर मटेरियल डॉलर इनकर्ड आ गया। यानी आपने अगर 1 रुपए का अगर मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर आपको लाने का जो इम्पोर्ट एक्सपेंस है यानी फ्रेट इनवर्ड एक्सपेंसेस है या लॉजिस्टिक है वो 0.10 यानी कि 0.10 डॉलर यानी कि 10 सेंट पर मटेरियल डॉलर हो जाएगा। फिर मेंटेनेंस, चूंकि 12,000 मशीन आवर मेंटेनेंस हुआ है तो 25 रुपया पर मशीन आवर्स मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगा। फिर तीसरा आ जाएगा पैकेजिंग का 1,20,000 ओवरहेड जो हमने खर्च किया और 10,000 के शिपमेंट पे खर्च किया, यानी हर शिपमेंट के लिए मैंने 12,000 रुपए दिए हैं। तो टेक्निकली ये ओवरहेड की आपको जो 3 तरीके होते हैं, पहला होता है सिंगल यानी प्लांट वाइड, दूसरा जो होता है मल्टीपल और तीसरा होता है एक्टिविटी बेस्ड। आपने यहाँ पे तीनों के एक एक सवाल कर लिए, ठीक है। यहां तक में हमको अगर कोई डाउट है तो बताइए। हेलो जय महाराज भाई। हेलो 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 रमेश भाई, हेलो हमारी कुछ डाउट हेलो है क्या? हमारी आवाज आ रही है महाराज भाई? जी बहुत सारे डाउट्स हैं। हेलो 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 जी भाई, सॉरी, यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? बहुत सारे डाउट्स हैं महाराज भाई, थोड़ा ऊपर करिए महाराज भाई, ऊपर जाइए थोड़ा। हम्म, तो तकरीबन पूरा हमारा और हम्म, तो और हमारा मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा नीचे महाराज भाई। हम्म। नहीं, इससे पहले वाला पार्ट महाराज भाई, इससे पहले वाला पार्ट इससे जो पहला वाला समझा तो सो आप पढ़ के आए थे ना क्या? ये ये वाला ये हाँ, वाला इससे डिटरमाइन क्या हो रहा है महाराज भाई? ये हो रहा है हाई कि हाई कॉस्ट निकाल के लो, हाई में से लो निकाल के। नहीं, अगर कोई आपके पास कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है 2 पॉइंट पे यानी 2 यूनिट के लेवल पे, तो आपको लो हाई कॉस्ट मेथड यूज करके उसमें कितना वेरिएबल कॉस्ट है कितना फिक्स कॉस्ट है आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसा मालूम हो रहा था? अपने को मालूम ही नहीं हो रहा था फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल क्या तो है। आपको मालूम नहीं है इसीलिए तो कैलकुलेट करना है ना भाई, ये मालूम नहीं है आपको बोल दिया ये मैंने 1200 ये यूनिट। आप ये कॉस्ट है सो बोले आप ये ए टोटल प्लस बी कॉस्ट, एक्स, ए हाँ प्लस बी एक्स बोले आप। हाँ, ये सब मिला के ये कॉस्ट है, टी कॉस्ट है, यानी ये टोटल कॉस्ट है। आपने 1200 यूनिट बनाया, आपका 9,000 खर्चा गिरा। 1,000 यूनिट बनाया 8,450 गिरा। उसके बाद 1,050 यूनिट बनाया 8,600 मिला। तो इस तरह से आपके पास 6 महीना आपने यूनिट प्रोडक्शन किया, 6 महीना में आपके हर महीने डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग आई है। तो जब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिया रहे
तो आपको लो हाई मेथड यूज करके, हाई लो मेथड यूज करके आपको पर यूनिट में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगता है निकाल जाएगा। उसके लिए सिंपल तरीका डिफरेंस इन क्वांटिटी डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट, सिंपल। अच्छा ठीक है महाराज भाई, ठीक है 2.75 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ना। हाँ अब ठीक है, वॉल्यूम आपका कितना है? 1200 टाइम्स, एग्जांपल लेते हैं। कोई भी, अ, हाँ लेकिन अभी आपको काम करना पड़ेगा जिस दो बेसिक पे काम किया, जो दो बेसिस यूनिट्स पे काम किया। एक तो आपने 1000 यूनिट का बेसिस लिया और 1400 का लिया, ठीक है। एक सेकंड महाराज, एक सेकंड। जी बोलिए। देखिए आप, वेरिएबल कॉस्ट हम इधर 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 कर रहे हैं, एक सेकंड। हाँ हाँ कीजिए। पहला तो आपको जो वेरिएबल कॉस्ट चेक करना है कि ये जो कैलकुलेशन आपने किया वो सही है कि नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप 1000 यूनिट पे कैलकुलेट कीजिए। तो 1000 यूनिट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना गिरेगा? 2 रुपया 75 पैसे के 2.75 हिसाब से। 2750 आ रहा है महाराज भाई, वेरिएबल अच्छा, कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास टोटल कॉस्ट कितना है? 8000। 8450। तो दोनों में से माइनस कीजिए, 8450 में से 2750 माइनस कीजिए, कितना आया? 5700। देखिए ये निकल के आ गया, ये आया। ये अब, अब आप अच्छा 1400 पे चेक कीजिए। 1400 जी। जी, एक्चुअली 1400 इंटू 2.5 कीजिए, 3850। माइनस कीजिए 9550 से। 5700 आ रहा है। देखिए दोनों सिचुएशन में आपका फिक्स कॉस्ट सेम आया कि गलत जी आया? जी जी जी। तो अभी इस, समझे। हाँ प्रैक्टिकली ये अप्लाई होता है मेरा भी, ऐसा हाई माइनस लो करे तो। भाई प्रैक्टिकली आपको ये सिचुएशन आएगा तब ना, कोई भी नहीं आएगा। आएगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब सीएमए में पढ़ा रहा है, इंडिया के कॉस्टिंग सिस्टम में पढ़ा रहा है, तो गलत कुछ जी थोड़े होगा। और बोलिए, ये सवाल था पहला और, आपका। और नीचे जैसे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मेरा भी, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ज्यादा मैं, इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशंस अभी आपको ज्यादा उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये समझिए, तीन तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया। पहला, आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया सिंगल रेट। क्या किया? सिंगल, सिंगल रेट। सिंगल। प्लांट जी वाइड उसका दूसरा नाम होता है, प्लांट वाइड, ठीक जी है। वाइज नहीं, वाइड। तो यानी पूरा जितना भी आपने कॉस्ट इनकर किया उसके लिए एक ही रिकवरी रेट ले रहा है। जी। दूसरा मेथड आपने बनाया डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि आपने जिस जिस डिपार्टमेंट में जितने जितने खर्च किए हैं उस अच्छा डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट निकाला, जिसको मल्टीपल रेट्स बोलते हैं। जी। तो सिंगल हो गया, मल्टीपल हो गया, लेकिन ये दोनों का एक डिसएडवांटेज है। इसीलिए कॉस्टिंग में एक रेट होता है जिसको हम बोलते हैं ABC, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जी। हाँ। तो यहाँ पे जो हमने न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास था, हमने यहाँ पे टेक्निकली तीनों मेथड यूज किया इस सवाल पे, ठीक है। जी हाँ, यानी हमने सिंगल रेट भी यूज किया। अच्छा, ये क्वेश्चन में कॉस्ट ड्राइवर आपको दे दिया था ABC के लिए, जी यानी जहां जो जो मेथड्स आपको यूज करने हैं या जो जो बेसिक आपको बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने थे वो आपको दिया हुआ था। तो आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। पर एग्जाम के सवाल में शायद नहीं दिया रहेगा, तो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉस्ट पे कौन सा कॉस्ट ड्राइवर अप्लाई होगा, जी। और ठीक है। मिराज भाई, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ये लिए अप्लाई होता है, मैन्युफैक्चरिंग में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं या नहीं? यूज, नहीं ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं यूज होता है। आज आप कौन से आप मान लीजिए मेडिसिन इंडस्ट्री में या पेट सर्विसेज में है, ठीक है, या पेट फूड में है आप, ठीक है। जी जी लेकिन आप मान लीजिए कि दो आपकी कंपनी दो तरह के काम करती, वेटर्निटी चलाती, पेट जी फूड बेचती और फिर ह्यूमन
वाला भी काम करती है, ह्यूमन का कोई हेल्थी फूड बनाती, तो यानी टेक्निकली 3 तरह का काम करती है ना। पर जी आपको तो वो तीन हाँ तीन अकाउंटेंट नहीं हायर करती, वो एक ही अकाउंटेंट से तीनों जी यूनिट का काम करवाती। तो इस जी सिचुएशन में क्या होता है कि वो चेक करता है कि अकाउंटेंट का टोटल वर्किंग आवर मान लीजिए एक वीक का 48 आवर्स होता है, ठीक है। जी तो 48 आवर्स में अगर वेटरनिटी पे उसका 4 घंटा लगता या 10 घंटा लगता या 20 घंटा लगता, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में उसका और 5 घंटा लगता और फिर 10 घंटा लगता, इस तरह से करके टोटल 48 आवर्स उसका स्प्लिट हो जाता। और उसकी जितनी 10,000 की सैलरी है तो 10,000 डिवाइड बाई 4 यानी वीकली सैलरी निकल जाता, और उसको जी 48 आवर्स में तीन 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 डिपार्टमेंट में काम किया तो तीन डिपार्टमेंट उसके कॉस्ट को असाइन कर देते, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। जी तो ये रियल लाइफ में होता है, जीएनए एलोकेशन, शेयर्ड कॉस्ट, इसी का ही बोलते हैं बेसिकली, या ओवरहेड कॉस्ट एलोकेशन जो बोलते हैं रियल लाइफ में उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये एक बहुत बेसिक, अब फिर मेजरमेंट की टेक्निक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रीजन ये है कि अभी आपको इसके ऊपर तक में, यहाँ तक में आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो जी तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ क्या बोले। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आना जरूरी है। हाँ वो रियल लाइफ के लिए भी आना जरूरी है, नहीं तो फिर कोई भी आप अपना प्राइस कोट कैसे कीजिएगा दूसरे डिपार्टमेंट को, अगर क्रॉस डिपार्टमेंट अगर कोई सर्विस बेचना है या बिल करना है तो यू शुड नो ना कि आपकी क्या कॉस्टिंग पड़ती होगी। जी हाँ तो वो बहुत जरूरी है जानना। तो ये एक छोटा सा चीज है बट इम्पोर्टेंट चीज है, इसको जानना जरूरी है। फिर ये 4 तरह के कॉस्टिंग्स है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नॉमिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, 4 कॉस्टिंग्स है। चारों कॉस्टिंग आपको आना जरूरी है, तभी आप समझ पाइएगा कि हम कोई भी चीज की जो कॉस्ट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड से निकालते हैं ना, मार्जिनल से निकालते हैं ना, नॉर्मल से निकालते हैं ना, एब्जॉर्प्शन से निकालते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक एक कंप्लीट टॉपिक है वो, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको हम एक दिन और लगेगा उसको समझाने में, बट इन बिटवीन आपको बोलेंगे एक बार इसको रीड करके रखिएगा, ठीक है। और पुराना चैप्टर सब का भी थोड़ा सा होमवर्क करिए भाई, ऐसा नहीं कि वो अब नया सीख रहे हैं पुराना नहीं सीख रहे हैं, पुराना को आप ये नहीं कर रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, दोनों करना है प्लीज, इंशाल्लाह। ठीक है।